हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यस सर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स। आई होप आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख रहे होंगे, उसको अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर रहे होंगे, ओके। और अपनी नोट्स बना के उसे बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। नो डाउट हमने वादा किया है आपको नोट्स देने का, उसे हम जल्दी तैयार करवा रहे हैं। देरी हो जाएगा तो आपको डिलीवर कर देंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स। तो देखिए मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स। अब जिन्हें नहीं पता है हेलो अरीन्स तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक रिंग होगी, जनरली हमारी बेंजीन रिंग, ओके। और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के एक हेलोजन लगाया गया होगा। तो ये हो गया हेलो और ये हो गई अरीन। तो क्या बन गया ये? जी हाँ, हेलो अरीन। अब इस पे हमें क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो भी किसका? न्यूक्लियोफिलिक। जी हाँ, आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत सारा पढ़ा होगा हेलो अरीन्स पे, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग पे, या फिर हेलो अरीन्स पे आपने 11th पे पढ़ा होगा कि अगर क्लोरीन बेंजीन रिंग को अटैच और कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो कहां पे जाएगा। लेकिन आज जो वीडियो पढ़ने वाले हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आएगी। किसके पास? जी हाँ, बेंजीन रिंग के पास। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस रिएक्शन को। तो ये देखिए, ये है हेलोजन, ओके। और ये है हमारी बेंजीन रिंग। बेसिकली ये है हेलो अरीन, और इस पे मैंने रिएक्शन कराना है एक न्यूक्लियोफाइल का जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ओके। तो ये नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है और ये उसके दो इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है कुछ सॉल्वेंट के प्रेजेंस। मान लीजिए मैंने सॉल्वेंट ले लिया, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल का सोर्स ले लिया, दैट इज NaOH पहला, और दूसरा एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम क्यों? एसिडिक मीडियम इसलिए लिया क्योंकि जो भी हैलाइड निकलेगा उसको ये मीडियम क्या करेगा? सॉल्वेट करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें टेम्परेचर रखना होगा, कुछ हाई टेम्परेचर, ठीक है। मैंने ये सारी सिचुएशन कर दी, बट मैं देखता क्या हूं कि ये रिएक्शन होता ही नहीं। एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, चलो वो भी बता देता हूं मैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस, ओके। OH माइनस मतलब कैसे? ये O हो गया, ये H हो गया। ऑक्सीजन के जनरली आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, लेकिन इसमें कितने होंगे? 7। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस पे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ये देखिए, आप नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन में नीचे भी दिखा सकते हैं या फिर ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो अब होता क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, किस पे? इस कार्बन पे, ओके। अब इस कार्बन को हम कौन सा कार्बन कहते हैं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कार्बन को हम कहते हैं इप्सो कार्बन। कौन सा कार्बन? इप्सो कार्बन। इप्सो याद रखिए, ये पोजीशन को भी क्या बोलते हैं? इप्सो पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इप्सो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये रिएक्शन हो ही नहीं पाता, मतलब न्यूक्लियोफाइल X को सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं पाता, मतलब वापस ये न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाता है। तो ऐसा क्या होता है, इसके पीछे कौन से कारण वो देखते हैं। तो सबसे पहला रीजन, ओके, ये जो आप देख रहे हो X, और यहां इस पे या तो आप एक स्टेप में रिएक्शन कराओ या फिर 2 स्टेप में। तो जो मान लीजिए मैं पहला 1 स्टेप रिएक्शन कराना चाहता हूं, 1 स्टेप रिएक्शन। अब आप देख रहे हैं ये हेलोजन है और ये कार्बन है, तो हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? स्लाइड पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या? स्लाइड नेगेटिव। ये आके अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। मतलब अगर मैं चाहूं SN2 जैसा रिएक्शन करना, तो अगर आपने मेरी SN2 की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है उसके बैक साइड से अटैक करता है,
और यहाँ पे अगर आप देखें, अगर ये हेलोजन है तो इसके बैक साइड पे तो ये बेंजीन रिंग आ गई है। ये हेलोजन के बैक साइड पे तो ये बेंजीन रिंग है, तो इसमें सिंपल सी बात है SN2 वाला स्टेप पॉसिबल नहीं है। अब एक दूसरे स्टेप की भी बात कर लेते हैं, ये पहला स्टेप हो गया। एक और स्टेप, अगर ये x माइनस निकल जाए, माइनस ऑफ x माइनस, ओके, और ये कुछ ऐसे बन जाए पॉजिटिव चार्ज, और फिर उसके ऊपर अगर ये न्यूक्लियोफाइल आ जाए ऐसे, ठीक है। बट ये स्टेप भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ओके, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, या फिर मैं बोलूं फिनाइल कार्बोकटायन, या फिर फिनाइल, ये जो कार्बोकटायन जो देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज किस पे, फिनाइल रिंग पे, एक हाइड्रोजन कम हो गया, C6H6 इज बेंजीन, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, C6H5 पॉजिटिव, तो ये हो गया फिनाइल कार्बोकटायन। ये हाईली अनस्टेबल होता है मेरे दोस्तों, हाईली अनस्टेबल, मतलब इसे तो बनना ही नहीं है, ये तो रिएक्शन में बनेगा ही नहीं, तो फिर ये वे भी पॉसिबल नहीं, मतलब SN1 भी नहीं करा सकते, SN2 भी नहीं करा सकते। और एक बात बताऊं, ये रिएक्शन नॉर्मली इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि इसमें देखा गया है कि जो हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, वो छोटा होता है कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कार्बन और एक क्लोरीन, और ये कार्बन ऐसे अटैच है, ओके, किसी, मतलब ये अल्काइल हैलाइड है, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, ओके। और अगर यही आप अराइल हैलाइड लेते हैं, मतलब ये अगर हेलोजन, मतलब जो क्लोरीन है वो बेंजीन रिंग को अटैच, ओके, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई मिथाइल क्लोराइड है, चलिए ऐसे मान लीजिए, तो यहाँ पे इस बॉन्ड की जो लेंथ है ये होती है 178 पिकोमीटर, कितनी होती है, 178 पिकोमीटर, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ है ये होती है 169 पिकोमीटर, तो ये हो गया 178 पिकोमीटर और ये हो गया 169 पिकोमीटर। मतलब हेलो अरेंज में कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो छोटा है, और हम जानते हैं छोटा बॉन्ड है तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड है तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो वो जल्दी टूटेगा नहीं। अब कितना छोटा होता है, क्यों छोटा होता है हेलो अरेंज में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, ये तो मैंने क्लोरीन का एक जनरल एग्जांपल लेके आपको बता दिया, बट कोई भी हेलोजन आप अगर रखो, फ्लोरीन रखो, क्लोरीन रखो, ब्रोमीन रखो, आयोडीन रखो, तो एक्सपेक्टेड के कंपेयर में बॉन्ड छोटा ही होता है। तो सर यहाँ पे अल्काइल हैलाइड और ये हेलो अराइल लेने का क्या फायदा है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हेलोजन अटैच है ये sp3 कार्बन को अटैच है, और यहाँ पे जो हेलोजन अटैच होता है ये sp2 को अटैच होता है। तो ये जो कार्बन है, मैं इसे मिटा के फिर से दिखाता हूँ आपको, ये जो कार्बन है ये इप्सो वाला, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या है, sp2, तो देखिए यहाँ पे एक सिग्मा, ये 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा होगा तो क्या हो जाएगा जी, sp2, मतलब इस पे ऐसे p ऑर्बिटल है, ये देख रहे हो आप, ये p ऑर्बिटल ऐसे, ये ऐसे p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके रखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो इसे जल्दी जल्दी नोट कीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमें पता चलता है कि हेलोजन और कार्बन के बीच में sp2 कैरेक्टर है। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, चलिए इसे मिटा देते हैं। तो SN1 भी नहीं पॉसिबल है, SN2 भी नहीं पॉसिबल है, और दूसरा एक प्रॉब्लम है कि जो हेलोजन है और कार्बन है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो छोटे लेंथ का मिलता है, और वो क्यों मिलता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन का एग्जांपल लेके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए, ये क्लोरीन हो गया।
अब मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि आप मुझे इस क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। Cl क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर sp3 क्यों सर? देखिए यहाँ पे तीन तीन लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब उनके हिसाब से 3 लोन पेयर प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड। आया समझ में? तो इसका जो स्टेरिक फैक्टर है ये 4 हो गया, और 4 हो गया तो sp3, एक s और 3 p, तो 4 हो गया sp3। बट मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। याद रखिए, जब भी आपके पास ऐसा कोई सिस्टम, यहाँ पे कोई एक एटम A है और इसका लोन पेयर है, ओके, मतलब लोन पेयर, एक लोन पेयर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अगर बगल में हो, इसके बगल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो ये लोन पेयर काउंट नहीं होती। तो अगर किसी के पास दो लोन पेयर है तो कोई एक काउंट नहीं होगी, तीन होगी तो एक काउंट नहीं होगी, दो काउंट होगी। मतलब जब भी किसी एटम के पास लोन पेयर हो और वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच हो, कॉन्जुगेटेड मतलब जो पैरेलल p ऑर्बिटल का ओवरलैप रखता हो, या फिर जो कैपेबल हो रेजोनेंस करने के। तो ये देखो, ये भी रेजोनेंस कर सकता है, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसे है। ये देखिए, ये p ऑर्बिटल का ओवरलैप, और यहाँ पे तो अगर एक ही लोन पेयर है तो वो लोन पेयर भी किसमें है? p ऑर्बिटल में। ये लोन पेयर इधर, तो ये इधर भी ओवरलैप कर सकते हैं। आज समझ में? और तब ये वाला ओवरलैप क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ऐसा याद रखिएगा। तो एक लोन पेयर अगर है और वो भी किसके बगल में? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो उसे काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो तीन तीन है, तो आप किसी एक को छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने इसे छोड़ दिया, तो अब जरा काउंट कीजिए, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और ये तीसरा। याद रखिए मैं लोन पेयर बोल रहा हूँ, लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर। आप इलेक्ट्रॉन मत काउंट करना सर, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया सर, एक सिग्मा बॉन्ड सर, 5 हो गया सर, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ऐसा कभी नहीं होता मेरे पास। कार्बन मैक्स टू मैक्स 3 ही हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। कौन सा? sp, sp2 और sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अब जरा देखिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज क्लोरीन, इसके पास होगी एक लोन पेयर, मतलब ये जो आप पेयर देख रहे हो ये ऐसे इस p ऑर्बिटल में होगा, और p ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर होगा क्लोरीन के ऊपर, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे दिख रहा है, और यही कार्बन पे ऐसे परपेंडिकुलर। तो ऐसे दो परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, फिर इधर ऐसे दो परपेंडिकुलर और फिर ऐसे दो परपेंडिकुलर। तो ये p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल से ऐसे ओवरलैप करेगी। जी हाँ, ऐसे ऐसे वाला सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए ये सब तामझाम को मैं मिटाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब होगा क्या? अब मैं ड्रॉ करूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और अगर अंदर की आपको मैं बात बताऊं तो क्लोरोबेंजीन का ये असली स्ट्रक्चर नहीं है, इसे हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं और उन सब पे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेके उसका रियल स्ट्रक्चर बनाते हैं। आया समझ में? और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता बेटा, हम सिर्फ अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज करके। तो चलिए शुरू करते हैं क्लोरीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो ये क्लोरीन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे, और ये क्लोरीन पे। तो मैंने आपको जैसे बताया क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन किस में है? p ऑर्बिटल में, तो ये आएगा इधर और ये इधर। तो अब जरा देखिए, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl, ये ऐसे, क्लोरीन पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। अब ये किधर आएगा? ये आएगा इस कार्बन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये वाला जो देख रहे हो ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन, ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का खुद ही था, प्लस एक ग्रीन वाला भी मिल गया। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, जी हाँ, ये रेजोनेंस का सिंबल, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसमें से मान लीजिए एक ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन, कौन सा? ग्रीन वाला, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अब बॉन्ड, ओके, ये डबल बॉन्ड क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसे, और फिर
यहाँ पे ऐसे। अब ये इधर आएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे आ जाएगा। अब जरा देखिए, अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे Cl ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये दो लोन पेयर और यहाँ पे ये फिर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर और यहाँ पे ये बॉन्ड और यहाँ पे। हाँ समझ में? या फिर आप चाहो तो ये नेगेटिव चार्ज जो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा है, इसको दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अब ये इधर या फिर ऐसे, ऐसे ज्यादा सही होगा इस कार्बन पे और ये फिर क्लोरीन के पास। और फाइनली आपको लास्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिल गया। देखिए ऐसे कुछ, ये क्लोरीन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाके वापस 3 पेयर जनरेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा किसको? क्लोरीन को। तो उसका पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो गया। और ये देखिए ऐसे ऐसे सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गया। तो ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा स्ट्रक्चर, ये चौथा स्ट्रक्चर और ये पांचवा स्ट्रक्चर। टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए? जी हाँ 5। अब जरा ध्यान से देखिए सारे स्ट्रक्चर को, क्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड देखिए, ये देखिए, ये देखिए टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए? 5। और बिल्कुल याद रखिएगा बेटा, ये कभी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते नहीं, ये हम इलेक्ट्रॉन को अलग अलग पोजीशन पे रख के हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब जरा मैं बॉन्ड ऑर्डर ढूंढता हूं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इसका एक फॉर्मूला है जिससे कितना बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में वो पता चल जाएगा। तो ये होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड है, और डिवाइड करोगे किससे? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 1 2 3 4 और ये 5। और बॉन्ड देखो, ये 1, ये 2 3, ये 2 5, ये 2 7 और ये 1 8। तो देखिए 3 2 2 4 2 6 और 2 8। तो टोटल 8 डिवाइड बाय 5 आया समझ में? 2 2 4 2 6 और ये 2 8। 8 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1.6 आ रहा है। अगर 1 होता तो क्या बोलते हम? सिंगल बॉन्ड। अगर 2 होता तो हम क्या बोलते? डबल बॉन्ड। और अगर 3 होता तो क्या बोलते? ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे तो 1 और 2 के बीच में आया है मेरे पास, 1 और 2 के बीच में आया। इसका मतलब क्या? ना तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है ना प्योर डबल बॉन्ड है। मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। एक से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या? वो समवट 2 के अर्थ में है। तो आपने क्या सीखा? इस क्लोरीन और ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है, इनके बीच में PDCH है। PDCH मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और फिर आप मुझे बताइए किस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा? आप सोच के बताइए किस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा? बताइए, सिंगल बॉन्ड को कि डबल बॉन्ड को? बताइए। जी हाँ, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, लेकिन ये तो सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, ये तो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसको फिर तोड़ना आसान नहीं होगा। तो हमने क्या देखा? तो फिर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन तो हेलोअरीन में कभी हो ही नहीं पाएगी एज ए सब्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हेलोअरीन में ये क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो -n दिखाते हैं या फिर -r दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं वाया रेजोनेंस, जैसे NO2, जैसे CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, और जैसे R या फिर ऐसे C डबल बॉन्ड O R, ऐसे ये तीनों में से अगर कोई भी ग्रुप अगर आप ऑर्थो एंड पैरा पे लगा देते हैं, इस पे ऑर्थो और पैरा, या फिर
एट बोथ पोजीशन। तो फिर ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आने देते, किसमें? हेलोजन और कार्बन के बॉन्ड के बीच में। और जब वो सिंगल बॉन्ड होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फिर उस हेलोजन को निकाल देता है। समझे? तो चलिए देखते हैं, बट पहले आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसे मिटा देता हूं। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, कि जब NO2 ग्रुप हेलोजन का, मान लीजिए यहां पे मैंने क्लोरीन ले लिया है, आप दूसरा कोई हेलोजन भी ले सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया, किस पे? पैरा पोजीशन पे। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा। ठीक है, तो ये रिएक्शन OH माइनस से हो पाता है, ये OH माइनस प्लस OH माइनस, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में? NaOH, और दूसरा H3O प्लस। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है 433 केल्विन। ये रिएक्शन हो जाता है और मिलता है OH, यहाँ पे NO, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं इसे? पैरा नाइट्रोफिनॉल। और साइड प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ से Na और ये Cl, तो क्या मिल जाएगा? NaCl, जो कि आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे। ये रिएक्शन हो पाता है। और अगर आपने ऑर्थो पे भी NO2 लगा दी, तो ये रिएक्शन और आसानी से हो जाता है। ओके, ये रिएक्शन और आसानी से हो जाता है। देखिए कंडीशन, NaOH और सिर्फ 403 केल्विन टेम्परेचर। कितने पे? 403 केल्विन टेम्परेचर पे। कभी कभी NaOH के बदले इसका सॉल्ट भी ले लेते हैं, जैसे Na2CO3। क्या? Na2CO3। ये क्या है? इसको जैसे ही आप पानी में डालोगे तो ये क्या बना देगा? NaOH प्लस H2CO3। H2CO3 एक वीक एसिड है, ये टूट जाएगा H2O प्लस CO2। ठीक है, तो कभी कभी उसके जगह पे उसका सॉल्ट भी ले लेते हैं, Na2CO3। अब ये देखिए, और अगर यहाँ पे भी आपने NO2 ग्रुप अटैच कर दिया, जैसे ये देखिए NO2, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी O2N, और यहाँ पे C। तो ये रिएक्शन सिर्फ वार्म वाटर के प्रेजेंस में ही हो जाता है। किसके प्रेजेंस में? वार्म वाटर के प्रेजेंस में ही हो जाएगा। और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी NO2, और यहाँ पे भी NO, और कुछ ऐसा अरेंजमेंट। ओके, इसको बोलते हैं 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, जिसका नाम पिक्रिक एसिड भी, पिक्रिक एसिड। ठीक है, और इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इसमें आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, Cl, यहाँ पे NO2, और यहाँ पे भी NO2। आप देख रहे हैं बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। ये देखिए, सब में आप देखिए बॉन्ड की पोजीशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ इधर भी चेंज होगा, देखिए यहाँ पे भी चेंज हुआ, देखिए ये ऐसे। तो इसका नाम क्या होगा जी? इसका नाम होगा 2,4 ट्राई, यहाँ पे ट्राई आ जाएगा, ट्राई नाइट्रो, यहाँ पे डाई नाइट्रो फिनॉल। ओके, ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि NO2 अटैच करते ही ये रिएक्शन हो जाता है। तो फटाफट आप नोट कर लीजिए इसको जरा।
तो हम बताएंगे अब आपको कि क्या हो जाता है ऐसा कि ये जो NO2 है ये इस रिएक्शन को करवा देता है। तो जरा देखिए ध्यान से, और जितने ज्यादा NO2 बढ़ते हैं उतना ही रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ओके, और याद रखिएगा सिर्फ NO2 कौन से पोजीशन पे, ओनली ऑर्थो एंड पैरा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे इसका इफेक्ट, अगर ये आपने NO2 किधर लगा दिया, मेटा पे, तो इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। चलिए तो देखिए यहाँ ये हो गया क्लोरीन, और ये यहाँ पे आपने NO2 लगा दिया। अब उसका ओपन स्ट्रक्चर बना रहा, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। जनरली कितने रहते हैं ऑक्सीजन में, 6, तो एक एक्स्ट्रा इसके लिए नेगेटिव। और यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, मतलब नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, इसके लिए नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, या फिर आप कह सकते हैं ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। अब जरा देखिए, अब जब OH माइनस इस पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस साइड टूट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा बनता है, ये हो गया Cl, ये हो गया OH, और यहाँ पे आ गया ये नेगेटिव चार्ज विद अ लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज विद अ लोन पेयर, और यहाँ पे ये ऐसे बॉन्ड और ये ऐसे बॉन्ड। अब जरा देखिए, यही स्टेप को हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर स्लो स्टेप। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए ये पूरा जो रिंग है, ये पूरा जो रिंग है, ओके, ये क्या है, एरोमेटिक, और एरोमेटिक से अब ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। और आप जानते हैं एरोमेटिक बहुत स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, ओके। और ये रिएक्शन स्लो होगा, क्या होगा, स्लो, जल्दी आगे की तरफ होगा नहीं, इसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, इंटरमीडिएट। क्या बन गया ये, इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन के बीच में बनता है लेकिन पूरे रिएक्शन में ये दिखता नहीं है। और अगर आप देखें तो ओवरऑल इसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। समझ में आया, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब बेसिकली क्या बना ये, कार्बनायन, कार्बनायन, या फिर आप इसे कह सकते हैं एनोलेट, कार्बनायन या फिर एनोलेट बना। आप कार्बनायन बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब कार्बनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये रिएक्शन उतना फास्ट होगा, उतना ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे तो सर आप NO2 बताना भूल गए, तो देखो NO2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं। अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो अब जरा देखिए कैसा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये Cl, ये OH, यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ पे ये N, ये N, ये डबल बॉन्ड O, ये O, इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन पे आएगा और ये यहाँ पे, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये O नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, अब इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव आ गया। अब जरा देखिए सर नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं गया, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं गया, तो ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक ग्रीन वाला नाइट्रोजन को मिला, लेकिन नाइट्रोजन का ये ग्रीन वाला भी तो उससे दूर चला गया, तो एक आया तो एक गया, मतलब जैसे पहले था वैसा ही हो गया, इसीलिए नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जाता नहीं है। और ये बाकी का स्ट्रक्चर में बना दिया, Cl हो गया, OH हो गया, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है। अब जरा देखिए आगे क्या होगा, आगे ये वापस वही सिचुएशन, ये इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड फिर मतलब ये सिचुएशन वापस आ जाएगी ये वाली, ठीक है। अब इधर देखिए, तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ
यहाँ पे ये बॉन्ड, ये सिंगल हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे ये O और ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे फिर ये लोन पेयर। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगी और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा यहाँ। फाइनली एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखिए देखिए, तो यहाँ पे ये बन गया बॉन्ड। सर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव मत भूलिए, समझ रहा हूं बेटा। और यहाँ पे 2 ही लोन पेयर होंगे क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बॉन्ड बन गया यहाँ, और यहाँ आ गए ऐसे 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब एक नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर, ये Cl और ये OH। यहाँ पे बॉन्ड, ये N, ये डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये पॉजिटिव, और यहाँ पे सिर्फ 2 लोन पेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl माइनस आयन जो है वो 1 टास हो जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा वो देखिए, ये अब 1 डायरेक्शन होगा क्योंकि ये स्टेप होगा अब फास्ट। तो यहां से यहां तक जो भी आपने देखा ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सारे क्या है, जी हाँ ये सारे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके जी हाँ। अब फास्ट स्टेप में क्या होगा, Cl माइनस निकल गया, ये यहाँ पे बॉन्ड, ये यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे, और ये N, ये डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, ओके, और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे कुछ ऐसा, और यहाँ पे क्या बच गया, OH। क्या बच गया, OH। और अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो आप क्या देख रहे हो, आप इसमें क्या देख रहे हो, ये नॉन एरोमेटिक था और ये एरोमेटिक है। ये क्या है, एरोमेटिक। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एरोमेटिक है, देखिए इसमें जो सारे कार्बन थे वो sp2 नहीं थे, ये कार्बन sp3 था, लेकिन ये कार्बन sp2 है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप इसमें देखो तो क्या हो जाएगा, बताइए बताइए, इससे ज्यादा स्टेबल ये है, और ये एरोमेटिक नहीं है मेरे भाई। आ रहा है समझ में, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन सर आपने तो बोला था कि इसके बगल में जब कोई पाई रहेगा, देखो इसके बगल में ये यहाँ पे ले लोगे, जब ये रेजोनेंस में पार्ट लेगा नो डाउट ये sp2 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या, ये कौन सा कार्बन है, ये तो sp3 ही है ना, ये 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 भी sp3 ही है ना। तो ये सारे क्या है, एक्चुअली यहां से रेजोनेंस कहना गलत होगा, एक्चुअली यहां से ही रेजोनेंस स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है। और ये कार्बन को मैं आपको फिर बता देता हूं, इसको इप्सो कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, इप्सो कार्बन। ओके, अब जरा इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए, और देखिए कहां कहां नेगेटिव चार्ज गया है, कहां कहां नेगेटिव चार्ज गया है। तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज इधर, मतलब कौन सी पोजीशन, ऑर्थो। अब जरा देखिए नेगेटिव चार्ज किधर है, ये देखिए इधर, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। ओके, अब जरा देखो वापस, ये देखो इधर, ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है, ये भी है ऑर्थो। तो अगर आप कहीं पे मेटा पे कोई ग्रुप लगा देते, मान लीजिए यहाँ पे NO2 लगा देते, तो नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे आता ही नहीं। मतलब मेटा पे अगर NO2 ग्रुप रहता है तो वो नेगेटिव चार्ज को सिर्फ -I से स्टेबलाइज करता है मेरे भाई। सिर्फ किससे स्टेबलाइज करता है, -I से। किससे, -I से। -M नहीं लगता, क्योंकि रेजोनेंस तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही पॉसिबल है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो, जो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आता है और वहां पे NO2 होता है, तभी वो कॉन्जुगेशन में पार्ट करता है। आज समझ में, मेटा से वो स्टेबलाइज नहीं करता। आज समझ में, एकदम फैंटास्टिक तरीके से। तो जी हाँ, ऑर्थो और पैरा से ही ये सब कुछ हो पाता है। और जब NO2 ऑर्थो पैरा या फिर दोनों पोजीशन पे होता है, तो यहाँ पे वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने नहीं देता। देख रहे हो कहीं पे Cl और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली है। और ये जो काम NO2 कर रहा है, ये सेम काम Cn भी कर सकता है, ऐसे बॉन्ड को तोड़ेगा। ये सेम काम COR भी कर सकता है, ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा। ठीक है, हमारे बुक में NO2 दिया है, तो आप NO2 याद रखिए। ठीक है, अब इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बना है, और क्या बना है, कार बना है। तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, चलिए उसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, बट और एक चीज बता देता हूं, कुछ कुछ लोग इसी रिएक्शन को यहाँ पे इसे लिख लेते हैं पहले, ये क्लोरीन है और ये OH है, इसे कहते हैं
SnAe। अगर आप यहां से यहां तक का स्टेप देखो तो देखो OH माइनस ऐड हुआ है, OH माइनस ऐड हुआ है। और अगर इस स्टेप को देखो, इस स्टेप को देखो तो Cl माइनस रिमूव हुआ, Cl माइनस क्या हुआ, रिमूव। तो एक्चुअल में इसमें हुआ क्या, पहले OH माइनस ऐड हुआ इसीलिए एडिशन, और फिर Cl रिमूव हुआ इसीलिए एलिमिनेशन। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। पहले आप ऐड करते हो किसको, OH को, और फिर एलिमिनेट कर देते हो किसको, Cl को या फिर हेलोजन को। इसीलिए इसे हम कहते हैं SnAe, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है। और इस रिएक्शन का अगर आपको रेट लॉ लिखना होगा तो मैं आपको बताता हूं, R इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट, और न्यूक्लियोफाइल भी इसमें आता है। ओके, ये नेगेटिव चार्ज है जो यहाँ पे आप स्माइली देख रहे हो। ठीक है, मतलब इट इज ऑल्सो अ 1 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ में आया। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं और उसमें आपको बताना है कि किसका रेट फास्ट होगा, किसका रेट फास्ट होगा। अरे सर ये तो वीडियो बहुत ही दबंग जा रही है सर। जी हाँ बेटा, चीज ही ऐसी है, बताना तो पड़ेगा ही। चलिए, जैसे आपके पास ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये ऐसे, यहाँ पे क्लोरीन है, ये ऐसे, यहाँ पे ब्रोमीन है, ये ऐसे, और यहाँ पे आयोडीन है, ऐसे। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये वाला रेट आ जाएगा सर। क्यों, क्योंकि आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, आपने SN1 SN2 में सिखाया है। लेकिन ये गलत है। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना था, इंटरमीडिएट बना था वो कौन सा था, कार्बनायन। तो आप ऐसे सोचिए कि किसमें कार्बनायन ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए यहाँ पे मैं वही वाली सिचुएशन फिर ला देता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज, ओके, और यहाँ पे NO2, और यहाँ पे आपका हेलोजन, और यहाँ पे आपका क्या है, OH। तो बताइए ये कब बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। नो डाउट ये रेजोनेंस से तो स्टेबल है ही, ये इधर आएगा फिर ये इधर आएगा, ओके, ये रेजोनेंस की तो दुकान लगी हुई है। मैं रेजोनेंस की नहीं बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी। इसकी एक और स्टेबिलिटी है हेलोजन का माइनस आई से। किससे, हेलोजन के माइनस आई से। तो सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल किसमें होगा, जी हाँ, फ्लोराइड के केस में। किसके, इसमें फ्लोराइड के केस में। और जिसका जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट। तो ये ऐसे होगा, ये सही ऑर्डर है। आया समझ में, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई बहुत ज्यादा होगा। और ये देखिए, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन तक आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट चलता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये फ्लोरीन का इंटरमीडिएट होगा, और सबसे कम स्टेबल आयोडीन का होगा। अब कुछ कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं, जैसे ये देखिए, यहाँ पे हेलोजन लगा है X, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, ऐसे ये नेगेटिव चार्ज लगा है, बराबर। तो वो सोचते हैं सर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस जो आपने बताया, इसको इधर ही अटैक करा दो ना, और NO2 को बाहर निकलवा दो, NO2 को बाहर निकलवा दो। तो जरा देखो, जरा ध्यान से सोचना, अगर यहाँ पे अटैक किया तो ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पूरा रेजोनेंस का दुकान लगेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे, तो ऐसे रेजोनेंस होगा। अब जरा देखो नेगेटिव चार्ज किधर किधर जाएगा, ओके, एक नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। अब जरा देखिए, तो नेगेटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज NO2 पे आया, जी बिल्कुल नहीं। अब जरा दूसरी सिचुएशन देखिए, यही सेम स्ट्रक्चर, ये X है, ये ऐसे, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O माइनस, और नाइट्रोजन पे नो डाउट पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा यहाँ पे अटैक कराइए, किसका, OH माइनस का, ये यहाँ पे अटैक कराइए, ये देखिए ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ पे। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ओके, और दूसरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और फिर तीसरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। देखिए नेगेटिव चार्ज आया ना NO2 के पास, तो ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है,
ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, या फिर ये स्टेबल नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल का कभी भी अटैक उस कार्बन पे नहीं कराना है जिसको NO2 अटैच है। अदरवाइज आप ऐसे सोचोगे कि सर जिसको NO2 अटैच है उस कार्बन पे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ना, क्योंकि आपने OH का अटैक ही स्टार्टिंग में हेलोजन पे इसलिए कराया था क्योंकि हेलोजन, जो ये हेलोजन है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा था, डेल्टा पॉजिटिव, इसीलिए आपने यहाँ पे अटैक कराया। तो सर यहाँ पे भी तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी तो अटैक हो सकता है, लेकिन याद रखना इससे यहाँ पे अटैक होने से जो इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा मेरे भाई। समझ में आया मेरे भाई? तो ये वाला गलती कभी मत करना। आ गया भेजे में आपके। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और इसी के साथ एपिसोड खत्म करते हैं। अब यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। चलिए NO2 का पोजीशन थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन, और इस पे अटैक हो रहा है OH माइनस का। चलिए बताइए बताइए किधर कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? आप अपना अपना प्रोडक्ट बना लीजिए। तो देखिए अब प्रोडक्ट इसका बनेगा कुछ ऐसा, ये फ्लोरीन, यहाँ पे OH और ये हो जाएगा O2N, और नो डाउट पोजीशन भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पे बॉन्ड, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। सर आपने क्लोरीन को क्यों डिस्प्लेस कराया सर? क्लोरीन को, जबकि OH माइनस जो है सर वो फ्लोरीन पे जल्दी अटैक करेगा क्योंकि फ्लोरीन के इस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ना फ्लोरीन के कंपेयर में NO2 मेटा पे है, लेकिन क्लोरीन के कंपेयर में ये पैरा पे। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन इट इज मेटा, विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन इट इज पैरा, और NO2 का इफेक्ट किधर होता है? पैरा पे। अरे हाँ सर एक नंबर, मत समझ में आया। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है जो प्यारे बच्चों हम CET में पढ़ेंगे। समझ में आया? एंट्रेंस के अपने नीट JEE सेशन में धुआंधार एग्जाम्पल देखेंगे आप, ठीक है, और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी हो जाएगी। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।